हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल डे ड्रीमर में। जी हाँ, डे ड्रीमर ये वही चैनल है कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस को कवर किया जाएगा। और अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्योंकि देखो, सपने पूरे करना बहुत जरूरी है और टाइमली सपने पूरे करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि है डे ड्रीमर की पहली वीडियो, जो कि हम लाए हैं आपके लिए जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस पर। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डे ड्रीमर में। और हम आपको बता दें कि इस चैनल पर हम जनरल इंटेलिजेंस और बहुत सारी वीडियोस अभी लेकर आएंगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन जिन को इस वीडियो की ज़रूरत है, और इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए ज़रूरी है। और बने रहिए हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में हमारे साथ, क्योंकि हम आपको लेकर जाएंगे आपके सपनों की ओर, वही सपने जो आप ही लोग पूरा करना चाहते हैं और मैं भी पूरा करना चाहती हूँ। और यही नहीं, अभी हमारे यहाँ इंडिया में आरआरबी जेई का एग्जाम होने वाला है, और जिसके सिर्फ 18 दिन ही रह गए हैं। तो उस एग्जाम का पूरा सिलेबस इन्हीं 18 दिनों में भी हम पूरा कर लेंगे। तो आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पर सपने पूरे होते हैं। यही वो चैनल है जहाँ सपने पूरे होते हैं। कामयाबी की पहली सीढ़ी यदि आप चढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये कामयाबी की जो पहली सीढ़ी है वो रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कि हम कामयाब हो पाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जो कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, डे ड्रीमर पर। चलिए फिर, इसी वीडियो में बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस, अगर आप में से किसी को नहीं पता है, तो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आरआरबी जेई आईबीपीएस पीओ जैसे एग्जाम्स में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की वेटेज बहुत ज्यादा है। आरआरबी जेई के दो एग्जाम होते हैं, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के पहले एग्जाम में 15 क्वेश्चन आते हैं, और दूसरे एग्जाम में भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, हमारी जनरल नॉलेज तो देखिए बहुत ही जरूरी होती है, और साथ ही साथ आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाए हैं, जो कि इन्हीं इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, तो जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस कभी भी चेंज नहीं होगी। उसके क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में इसी टाइप के आते हैं, और हम आरआरबी जेई आईबीपीएस पीओ जैसे बैंक के और भी बहुत सारे एग्जाम से ये क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर to join the Army Aviation Corps as a combat aviator। तो देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन मौजूद हैं, जिनमें से आपका एक ही करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा बरक, कैप्टन कोमल सिंह, कैप्टन जया त्रिवेदी, या फिर कैप्टन सोनम। तो इन चारों में से आपका कौन सा आंसर सही है? आप जल्दी जल्दी हमें कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। आप साथ ही साथ कमेंट करते चलेंगे तो आपको बहुत ही
अच्छा लगेगा। आप अपने स्कोर शीट बनाइए, आप सारे क्वेश्चंस लिखिए, उसको स्कोर शीट बनाइए, फर्स्ट का आंसर ABCD में से क्या आप आ रहा है आप वो लिखिए, और फिर आप अपने देखिए कि आपके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस समय पे जब बहुत कम दिन रह जाते हैं एग्जाम से, सिर्फ 18 दिन रह गए हैं हमारे RRB जेई का एक जो फर्स्ट एग्जाम है पेपर 1 उसको होने में, और IBPS PO का एग्जाम अभी अभी हुआ है, उसका सेकंड एग्जाम में भी आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अपना एक स्कोर कार्ड बना दीजिएगा। अब इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर है कैप्टन अभिलाषा भारत। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है। Captain Abhilasha has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator after the successful completion of the Combat Army Aviation course. The Army Aviation Corps have formed on 1 November 1986. Over the year, the Corps has strengthened its position with the introduction of new units and advanced equipment like Rudra, LCH, and remotely piloted aircraft. Captain Abhilash Barak hails from Haryana and was commissioned into the Army Air Defence Corps in September 2018. तो देखिए आप, ये क्वेश्चन बहुत साल पुराना नहीं है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि 2018 में ये कैप्टन अभिलाषा बारक फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी टू ज्वाइन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एज अ कॉम्बैट एविएटर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको नहीं पता थी आज से पहले तो हमने ये बात आपको बता दी है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये है वेयर विल Imagine Chennai 2023 Asia largest summit on technology and innovation be organized। आपके ऑप्शंस हैं A अजमेर, B चेन्नई, C सूरत और D जयपुर। देखिए अगर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, या फिर मैं बता रही हूँ एग्जाम्स में आपको इनको कैसे टैकल करना है, अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार देखें तो आपको लगेगा नहीं ये मुझे नहीं आता है, पर आप इसे फिर से पढ़ के देखिए, धीरे धीरे पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए और समझ के पढ़िए। वेयर विल इमेजिन चेन्नई 2023 एशियन लार्जेस्ट समिट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी ऑर्गेनाइज। अगर हम अजमेर की बात करें, देखो अगर टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है तो वो जो समिट है, वो जो मीटिंग है, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुई होगी, जो कि हब है टेक्नोलॉजी का। और टेक्नोलॉजी का हब आज के ज़माने में कौन है वो हम सबको पता है कि चेन्नई भी टेक्नोलॉजी का हब है। ऐसे तो और भी हब है, बट जो ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं उनके हिसाब से हमें हब चेन्नई लग रहा है। और अगर आप क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है चेन्नई 2023, तो इसका आंसर चेन्नई है। तो चेन्नई 2023 में, मतलब अभी ये रिसेंटली क्वेश्चन है, एशिया लार्जेस्ट समिट ऑन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द 3D प्रिंटेड रॉकेट कॉल्ड तिरन-1 बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी इंडिया। तो देखिए तिरन-1 3D प्रिंटेड रॉकेट, और हम सबको ही पता है सबसे ज्यादा जो ये सब कामों में इन्वॉल्व होता है वो होता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो a 3D printed rocket called Tiran-1 belong to the United States of America। और यही नहीं कि इसको बनाया कहाँ गया था, हम आपको ये भी बताते हैं। It is built by Africa Aerospace Setup। ये एक अफ्रीका एरोस्पेस में बनाया गया था, वो एक स्टार्टअप है रिलेटिविटी स्पेस का। तो इसका करेक्ट आंसर है ये ए
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आप साथ के साथ ही इस आंसर्स को मार्क भी करते जाइएगा। सॉल्व्ड क्वेश्चंस है, गारंटीड क्वेश्चंस हैं, आ चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। आप इन क्वेश्चन को छोड़ने का बिल्कुल भी आप ऐसा मत कीजिएगा। देखिए बहुत कम दिन रह गए हैं, आपको डेडिकेटेडली अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। अपने सारे के सारे आंसर्स को इस तरीके से समझ के करना है कि आप उसे दुनिया में मतलब बिल्कुल भी ना भूल पाए। आप बन जाएंगे ना आरआरबी में, आप चले जाएंगे आईबीपीएसपी में, पर आप ये क्वेश्चंस के आंसर ना भूल पाए। ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। इतनी अवेयरनेस तो हमें भी होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। द स्टेपल commodities of export by the English East Indian Company from Bengal in the middle of 18th century were। तो देखिए इस क्वेश्चन को सुनकर पढ़कर, और हमें इस क्वेश्चन के ऑप्शन देख लेते हैं पहले, फिर आपको बताएंगे एनालाइज करके कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। पहला है रो कॉटन, ऑयल शीट्स एंड ओपियम, sugar, salt, zinc and lead, copper, silver, gold, spices and tea, cotton, silk और भी बहुत कुछ। तो देखिए the staple commodities of export by the English East Indian Company from Bengal in middle of 18th century were। अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है ना तो इसका आंसर आपको आना ही चाहिए, और इसका आंसर बहुत ज्यादा कॉमन है कि भाई वो जब आए थे तो सॉल्ट पैटर्स एंड ओपियम और कॉटन और सिल्क ही लेके गए थे, है ना, उसी का ही एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। हम इसे मार्क कर देते हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, उस कलर से आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए हमने इसका कलर चेंज कर दिया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए कॉटन एंड सिल्क आर द other staple commodities of export by the English East Indian Company from Bengal in the middle of 18th century। Going to the next question is this question: which of the following institute is situated in Gopeshwar, Uttarakhand? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आपको देख के लग रहा होगा हम कैसे बता सकते हैं कि उत्तराखंड में के गोपेश्वर में कौन सा इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। आप जिसने पढ़ा है जनरल नॉलेज, जो अपडेट रहता है, अपडेटेड रहता है, उसको इसका आंसर एकदम से पता होगा और वो कमेंट भी कर देगा जल्दी जल्दी से जाके। पर जिसे नहीं पता है, जो कि नहीं इतना इन्वॉल्व रहता है जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में, वो इस चीज से अवेयर नहीं है, तो हम उन लोगों को भी बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को देखकर, अगर आपको प्रायर नॉलेज नहीं भी है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शंस को पढ़ के आपको समझा देते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन गोपेश्वर उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी is Forest Dehradun Research Institute. Option C is Herb Development and Research Institute of Uttarakhand. And option number D is none of the above. तो अब तक आपने हमें कमेंट कर दिया होगा, नहीं भी किया है तो इट्स ओके, आप मतलब कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है इसका आंसर, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, बट हम आपको बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन में आप अपनी प्रायर नॉलेज से ही इस टाइप के क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। तो हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिए उत्तराखंड। आपको उत्तराखंड को देखकर क्या पता चलता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। उत्तराखंड 53,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें 46,000 तो हिली एरिया ही है। 46 स्क्वायर किलोमीटर का हिली एरिया है, और जिसमें 7,000 स्पीसीज है प्लांट की, और जिनमें से 1,100
मेडिकल वैल्यूज रखती हैं। तो अब आपको कुछ 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 ध्यान में आ रहा होगा, अच्छा मेडिकल वैल्यूज रखती हैं, है ना, और इतना बड़ा एरिया है, इतना हिली एरिया है, मेडिकल वैल्यूज है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर 18,000 की प्लांट स्पीशीज पाई जाती हैं इस स्टेट में, जिसमें से 1,800 वो स्पीशीज हैं जो मेडिकल वैल्यूज ही रखती हैं। तो देखिए मेडिकल वैल्यूज रखती हैं, और ऑप्शन में सबसे थर्ड जो ऑप्शन है उसमें हर्ब वर्ड है। हर्ब वर्ड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि हर्ब वर्ड किसके लिए यूज होता है। हर्ब वर्ड यूज होता है, या हर्ब वर्ड जो मेंशन हुआ था सबसे पहले, ये मेंशन हुआ था हमारा आयुर्वेदिक क्लासिकल टेक्स्ट बुक में, जो कि मतलब जो कि एक वाइटल रोल प्ले करती है किसी भी रीजन का, कि भाई हर्ब एक जनरली जो वर्ड है, इफ आई एक्सप्लेन दिस इन इंग्लिश तो हम आपको बताते हैं हर्ब विच आर नेसेसरी and which is mentioned in Ayurvedic classical texts continue to play a vital role in the region and are used by traditional local healers for eliminates they can usually be cured with modern medicines। देखिए वहाँ के लोकल लोग हर्ब मतलब वहाँ की लोकल मेडिसिन्स का यूज करके जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं उनको ओवरकम कर रहे थे। मॉडर्न मेडिसिन्स की बजाय वो लोकल जो मेडिसिन्स होती हैं जो कि हर्ब के बेसिस पे होती हैं, जो कि जैसे कि जंगली पौधों से अगर हमें कोई मेडिसिन मिल रही है तो उसका यूज करके उन लोगों ने हर्ब इस शब्द के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की शॉर्ट फॉर्म है HRDI, जो कि एक गवर्नमेंट रनवे है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि बनाया गया था 1989 में। किस चीज के लिए बनाया गया था हम आपको वो बता देते हैं। ये बनाया गया था कंजर्वेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, मतलब कि आप देखिए मेडिकल वैल्यूज के लिए बनाया गया था। और एरोमेटिक प्लांट की रिसर्च भी होती है यहाँ पे इस रीजन के उत्तराखंड में। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, हर्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए तो हम आपको बता देते हैं HRDI जो कि लोकेटेड है गोपेश्वर में, इज अ टाउनशिप इन द Garivar Hill as a municipal board within a Chamoli district of Uttarakhand। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है गाइस। और हम आपको ये बता चुके हैं HRDI इज अ नोबल अकेडमी ऑफ उत्तराखंड स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड की। ये एक स्टेट मेडिकल प्लांट बोर्ड की ये एक अकेडमी है। तो द इंस्टीट्यूट का जो ये इंस्टीट्यूट है, जो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है हम आपको वो भी फिर से बता देते हैं कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द Institute primary objective is to coordinate medical and aromatic plant activities carried out by various government agencies, farmers, research institute and non-governmental organizations, NGOs and other stakeholders। तो guys इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्ब डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड। तो अगर आपसे अब कोई पूछे कि which of the following institute is situated in Gopeshwar, Uttarakhand, तो its answer is Herb Development and Institute of Uttarakhand। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज पर बेस। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माय फेवरेट नेचर स्टोरीज। अब बहुत से लोग इस बुक के बारे में बहुत जानते होंगे, बट अगर कोई इस बुक के बारे में नहीं जानता है, माय फेवरेट नेचर स्टोरीज, वैसे तो इस बुक का जो नाम है वही सब कुछ एक्सप्लेन कर दे रहा है, पर अगर आपको नहीं पता है इस बुक के बारे में
और आपको नहीं समझ आ रहा है कि बुक किस चीज के ऊपर है और इसका ऑथर कौन हो सकता है, तो हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। माई फेवरेट नेचर स्टोरीज इज अ बुक रिटन बाय, देखिए ये बुक किसने लिखी थी, आप इसका आंसर सोचिएगा किसने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी विक्रम सेठ एंड ऑप्शन नंबर डी अरुंधति रॉय। तो देखिए गाइस, हम सबको पता है कि आर के नारायण ने लिखी थी द गाइड एंड मलगुडी डेज, और विक्रम सेठ ने लिखी थी अ सुटेबल बॉय एंड अ गोल्डन गेट। अरुंधति रॉय ने हमारी जो बुक लिखी थी उसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो देखिए आप, तो सीरियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए रस्किन बॉन्ड, क्योंकि रस्किन बॉन्ड ने ये बुक लिखी है माय फेवरेट नेचर स्टोरीज। और इस बुक में इस ऑथर ने लिखा क्या है हम आपको वो भी बता देते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज routing the author experience with the natural world and it is published in 2016। तो जो ऑथर है, इस बुक का जो राइटर है, उसने जो ये लिखा है वो उसने इसी चीज पे लिखा है कि जो वो नेचर की स्टोरीज जो उसने देखी है उसके पास्ट प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे नेचुरल वर्ल्ड को जितना उसने देखा है उसी के बेसिस पे उसने ये कहानी लिखी है। तो देखिए गाइस, अगले पर क्वेश्चन पर चलते हैं। हु प्रेजेंटेड द संगीत नाटक Academy Amrit Award on September 16, 2023। तो इसका जो चार ऑप्शंस है वो हमें दिए गए हैं। द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह। तो who presented the संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड on September 16, 2023। गाइस अगर आपको आंसर आता है तो आप जल्दी जल्दी से पोस्ट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अगर किसी को आंसर नहीं भी आता है तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसका आंसर समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, जिसका हम आपको बता देते हैं जगदीप जो है वो उन्होंने प्रेजेंट करी थी द संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड ऑन 16 सितंबर 2023। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, आपको पता है 2023 का ही है, तो आपको ये समझ आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कौन थे, किसने रिप्रेजेंट करी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is the currency of Thailand? देखिए ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको ही पता होगा, और जल्दी जल्दी से इसको कमेंट कर दीजिए। देखिए बहुत ही इजी आंसर है और इजी क्वेश्चन है, पर ये जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, और आपको ये जान के भी बहुत हंसी आएगी, बहुत खुशी मिलेगी कि ये क्वेश्चन भी आपके ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। और आपको इसका आंसर जल्दी जल्दी से पोस्ट कर देना चाहिए। आपको इसी कंट्री की नहीं, हर कंट्री की करेंसी को पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से भी यूज़ करें तो इसके चार ऑप्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है रुपी, अब हम सबको पता है इंडिया की रुपी है। दूसरा क्या है, लास्ट ऑप्शन है यॉन, है ना, रिंगिट एंड भट। तो आप इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, और हम आपको बता देते हैं, जिसको नहीं पता है उसको हम बता देते हैं। हम इसको बोलते हैं थाई बट। तो थाई बट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ थाईलैंड। इट इज डिवाइडेड इनटू 100। और देखिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको पता चल जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
it is divided into hundreds tanks. The currency is represented or responsible of the Bank of Thailand. तो इस कंट्री में इस करेंसी को जो इशू करता है वो है बैंक ऑफ थाईलैंड। जैसे हमारा है अलग बैंक है इंडिया का, तो वहां पे क्या है, बैंक ऑफ थाईलैंड। ओके, तो अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। Which Formula One racing driver has won the British F1 Grand Prix on 3 July 2022? तो देखिए गाइस, which Formula One racing driver has won the British F1 Grand Prix on 3 July 2022? Its answer is, पहले हम इसके क्वेश्चन के बहुत ज्यादा यहाँ पे 4 हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, सेकंड है सर्गो पेरेस, थर्ड है कार्लोस एंड फोर्थ है मैक्स वर्स्टैपन। तो हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है, और अभी तक आप लोगों ने कमेंट भी कर दिया होगा, तो हम आपको बता देते हैं सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसे एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि एक्चुअली ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो फरारीज Carlos Sainz won his career first Formula One race on 3 July 2022 with a victory at the British Grand Prix. Red Bull, Sergio Perez and Mercedes finished second and third respectively. तो देखिए, the championship leader Max Verstappen finished 7th and Sainz have moved up to 4th in the 2022 driver standing. तो आपको इसका आंसर अभी तक पता चल गया होगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये ट्यून रहिए हमारे साथ, हमारी ये भी और भी वीडियोस आएंगी। हम आपको इसी तरह के जनरल नॉलेज की वीडियोस, इससे भी अच्छी, बेटर कंटेंट, बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको आगे वीडियोस लाते रहेंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बिना समय को गवाए। अगला क्वेश्चन है which of the following is our social security schemes? तो देखिए, ये तो सबको पता होगा, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, और दूसरा जो ऑप्शन है हम आपको बता देते हैं वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। थर्ड ऑप्शन है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और आपको इन तीनों में से सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कौन सी सिक्योरिटी स्कीम्स थी? हमने तीनों स्कीम्स के नाम आपको पढ़ के सुना दिए हैं। पहला है अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और इसके ऑप्शंस है 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 3 एंड 1 एंड 3 ओनली। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में नॉलेज है या नहीं भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको बता देते हैं, पहले हम तीनों योजना समझा देते हैं कि इन तीनों योजना में क्या था, और फिर आप ही हमें आंसर बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो पहली जो योजना है वो है अटल पेंशन योजना। The scheme was launched on 9th May 2015
with the objective of creating a universal social security system for all Indian, especially the poor, underprivileged and workers in the organized sector. दूसरा जो ऑप्शन है, मतलब आप पहले ऑप्शन को ये मोर ब्रीफ कर लेते हैं तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के ये तो समझ आ गया होगा कि ये क्या करती है ये स्कीम। नहीं आया तो हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं कि ये स्कीम लॉन्च हुई थी 9 मई 2015 में, और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव था एक सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम कराना इंडियंस के लिए, स्पेशली जो जने गरीब थे, अंडर प्रिविलेज थे, या फिर जो वर्कर्स थे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आए थे, उनको ये स्कीम हेल्प करती थी। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन ज्वाइन द एपीवाई स्कीम्स, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है एपीवाई, अटल Pension Yojana APY. Any citizen of India can join the APY scheme. The age of this subscriber should be 18 to 40 years, and it provided a minimum guarantee pension ranging from 1000 to 5000 on attaining 60 year of age. तो भाई जब आप 7 साल के हो जाओगे तो आपको 1,000 से 5,000 तक आपको बेनिफिट भी मिलेगा, गारंटी बेनिफिट मिलेगा। 18 साल और 40 साल के अगर आप हैं तो आप इस स्कीम में सब्सक्राइब करा सकते हैं। और जो दूसरी स्कीम है, तो हमें तो पता चल गया कि अटल पेंशन योजना तो सिक्योरिटी स्कीम है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है पुअर्स को, और किसको, वर्कर्स क्लास को, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको, और पुअर्स को बेसिकली। बट कोई भी जाके इस स्कीम का पार्ट ले सकता है। बट जो सेकंड है उसको हम आपको समझा देते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका क्या सीन है ये, इसके भी हम आपको 3-4 पॉइंट्स में सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। It is a life insurance scheme launched in 2015 for peoples below 18 and 50 year of age with a bank account. तो इस स्कीम की सबसे मैंडेटरी कंडीशन है कि जो बंदा इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहता है उस बंदे का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। दूसरी जो बात है, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना, लाइफ को इंश्योर करने की स्कीम है, मतलब ये भी एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए बेटर साबित हो रही है, क्योंकि इस स्कीम को भी 18 से 50 साल के अगर आप हैं तो आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। और ये कितने पैसे आपको वापस करेंगी इसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे देते हैं। इट प्रोवाइड अ कवर ऑफ ₹2 लाख ऑन नेशनल डेथ, मतलब नेशनल नहीं, बेसिकली नेचुरल डेथ अगर आपकी हो रही है तो आपको 2 लाख रुपए, और अगर आपकी डेथ बाय एक्सीडेंटल तो टर्म प्लान इंश्योरेंस में जितना भी अमाउंट आपका बैठता होगा आपको मिल जाएगा। द एनुअल प्रीमियम फॉर दिस स्कीम इज ₹330, पर जो उसका एनुअल प्रीमियम है उसका अमाउंट काफी कम रखा गया, और इससे भी कम अमाउंट अगली स्कीम का रखा गया जो हम आपको अभी बता देते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके नाम को सुनकर हम आपको कुछ 3-4 पॉइंट इसके आगे ब्रीफली भी बता देते हैं, फिर आप अच्छे से बता पाएंगे कि क्या ये सिक्योरिटी स्कीम थी या नहीं। इट इज लाइफ इंश्योरेंस स्कीम टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर्ड एट अ minimum annual premium for death or disability by accidents। तो भाई एक्सीडेंट से या नेचुरल डेथ हो रही है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। देखिए, द रिस्क कवरेज ऑफ द स्कीम फॉर एक्सीडेंटल डेथ और फुल डिसेबिलिटी इज ₹2 लाख फॉर दिस। तो 2 लाख रुपए आपको मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत कम प्राइस मिल रहा है, बहुत कम अमाउंट मिल रहा है बेसिकली, बट ऐसा नहीं है। कि इसमें क्या है ना, और अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी अगर आपको हो गई है किसी एक्सीडेंट की वजह से तो आपको ₹1 लाख मिल जाएगा। और anyone who fall in the age, मतलब जो इस एज ग्रुप के बीच में हैं, जो लोग भी 18 साल से 70 ईयर के बीच में हैं वो इस स्कीम के बेनिफिट्स को अप्लाई कर सकते हैं। और एनुअल जो प्रीमियम है वो इसका सिर्फ ₹12 है। तो ये तीनों की तीनों, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ये तीनों की तीनों ही हमारी ऐसी स्कीम है जो कि
जो कि एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही है, तो इसका आंसर 1 2 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगले पर आ जाते हैं। अगला अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वो ये रहा, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI इन 2022। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन है ये कि कौन सी कंट्री, which country is the chair of the global partnership on artificial intelligence? GPAI की फुल फॉर्म भी गाइस आपको पता होनी चाहिए, जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI के बारे में आजकल सभी को पता है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब AI के ही जो है उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एआई का यूज हम सब ने करना स्टार्ट कर दिया, हम सब बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं एआई का, जैसे कि चैट जीपीटी इसका एक बड़ा एग्जांपल है। एआई की हेल्प से हमारे काम भी सॉल्व हो जाते हैं। अच्छी बात भी है एआई को यूज करना, बट इसका ओवर यूज थोड़ा सा गलत हो सकता है। हमें थोड़ा संभल कर ही इसको यूज करना चाहिए। तो देखिए इसके ऑप्शन है श्रीलंका, इंडिया, यूके एंड बांग्लादेश। तो हम फिर से रिपीट करते हैं, विच कंट्री इज द चेयर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI इन 2022। तो आप जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए कि क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली, फिर हम आपको बता देते हैं। कमेंट कर दीजिएगा। देखिए हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर इंडिया ही है। जी हाँ, इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। हमने हाईलाइट भी कर दिया है इंडिया को, कैसे हम आपको वो समझा देते हैं। इंडिया एज्यूम the chair of the Global Partnership on Artificial Intelligence GPAI from the outgoing China chair France. GPAI is an association of 25 member countries including इस जो GPAI है ये 25 कंट्रीज से मिलकर बना होता है। जो 25 मेंबर्स हैं इसके, सबसे पहला यूएस है, यूएस, दूसरा यूके, फिर ईयू, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड सिंगापुर, ये इसके कुछ मेंबर्स हैं। और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था GPAI को 2020 में एज अ फाउंडिंग मेंबर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जनरल नॉलेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है, आगे भी आ सकता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं। तो जी हाँ, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद अपनी लाइफ एकदम सेट करनी है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम रोज वीडियोस लाएंगे अलग अलग टॉपिक पे, और जैसे हमने बताया आपको आरआरबी का हम और भी काम करेंगे, आरआरबी के बारे में भी हम आपको बताएंगे, और आरआरबी को क्लियर कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, सब आपको यहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसका नाम है PNS तैमूर which was delivered by China to Pakistan is a, वो क्या था? PNS तैमूर जो कि चाइना ने पाकिस्तान को दिया था वो है क्या? देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और इतना इजी क्वेश्चन आ गया है हमारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कंपटीशन को देखो, आप लेवल देख रहे हो, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लेवल नहीं है एग्जाम्स का। तो हम आपको बता दें, PNS तैमूर इज द सेकेंड टाइप 054A/P frigate received by Pakistan from the China. The vessel was commenced at the Hudong in Shanghai. In January this year, PNS became the first type
054 AP to be the part of the Pakistan Navy fleet। तो इसका आंसर है फ्रैगेट। तो देखिए आपको हमने जो भी एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से भी इसका आंसर यही बैठता है और इसका आंसर भी यही है। तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, आपको पता होना चाहिए, ये सब आपको अप टू डेट रहना चाहिए। और अगर आप रहना चाहते हैं अप टू डेट तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और आप उसको पढ़ना चालू कीजिए, समझना चालू कीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे रूल इन स्कूल इन सितंबर 2022। तो भाई कौन सी स्टेट ऐसी हो सकती है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने नो बैग डे रूल सितंबर 2022 में लगाया होगा? इसके जो ऑप्शंस है वो है कर्नाटका, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है गोवा एंड फोर्थ ऑप्शन है गुजरात। तो अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर थोड़ा सा देखेंगे कि ऐसे कौन सी स्टेट है, अगर आपने पढ़ा भी होगा सुना भी होगा, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहा है, आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ये आपको बहुत इजीली आप इसका आंसर दे सकते थे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए और बने रहिए हमारे साथ इस चैनल डे ड्रीमर पे। वैसे नो बैग डे, जिस दिन बैग स्कूल में ना लेके जाए, और ऐसा क्यों हुआ होगा हम आपको बता देते हैं, तो शायद फिर आपको कुछ समझ आए कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। नो बैग डे एक ऐसा दिन जिस दिन बैग बच्चे ना लेके जाएं, तो बच्चों के दिमाग पे से प्रेशर को हटाने के लिए, उनको थोड़ा सा फ्री फील कराने के लिए, उन पे ज़्यादा बर्डन ना डालने के लिए ये दिन मनाया गया था। नो बैग डे इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने किया था ये हम अभी आपको बता देते हैं। पहले हम ये बता देते हैं कि इस दिन फिर क्या होता था। अगर बच्चे स्कूल में बैग नहीं लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो उस दिन बच्चे प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते थे, जो कि उनके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, उनके सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस दिन बच्चे जाते थे और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करते थे। और ये नया रूल इमिट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। ये एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी चला गया है। तो हम आपको बता देते हैं, बिहार गवर्नमेंट है इसका आंसर। बिहार गवर्नमेंट ने ये किया था। ये तो बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस अ नो बैग डे रूल इन स्कूल along with a mandatory game period at least once in a week in order to lighten the load on students। तो भाई एक वीक में एक बार स्पोर्ट्स पीरियड तो जरूर होना चाहिए और एक दिन नो बैग डे दिन की तरह बनाना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर ना आए, वो लाइट फील करें, उनको एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल नॉलेज में डाला जाए। तो नो बैग डे विल बी डिवोटेड टू प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। दिस न्यू initiative by the state government is a line with the National Education Policy 2020। तो देखिए गाइस, हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट ये कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है। ये आपको ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। आप उसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। ये हिस्ट्री पे बेस है, नॉलेज है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि जो जनरल नॉलेज है और जनरल अवेयरनेस है, उसका जो सिलेबस होता है वो किस टाइप से डिपेंडेंट होता है। तो जनरल अवेयरनेस का अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं है और आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री यहाँ क्या कर रही है, तो हम आपको बता दें इसका सिलेबस ब्रीफ में। और ब्रीफ में तो हम अलग वीडियो में बताएंगे, हम शॉर्ट में बता देते हैं। आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए, समझ लीजिए, जिससे कि आप भी इन क्वेश्चंस को उतने ही जोश से पढ़ पाएं जितने जोश से हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की नॉलेज, आजकल क्या चल रहा है वो आपको न्यूज़पेपर से ही पता चलेगा, क्योंकि कल क्या होने वाला है। एग्जाम से पहले तक जितना भी आपको जनरल नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन की ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स
इंडियन पॉलिसीज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फ्रीडम के स्ट्रगल्स, हिस्ट्री और ये सब, इंडियन की पॉलिसी क्या थी। इसके साथ साथ इंडियन इकोनॉमी भी एक जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का पार्ट है। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड स्पोर्ट्स भी जनरल नॉलेज का ही पार्ट है। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा भी, मतलब बहुत कुछ, इतना ही नहीं बहुत कुछ हमारा इसी में आएगा। इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड थिंग्स भी आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें। तो आपको हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिए, आप इस क्वेश्चन को समझिए। आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, हम आपको बता देते हैं। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजन फॉर द कमीशन ऑफ चरो निकल्स बाय द मुगल्स। तो इसके क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स हैं जो शायद आपको अभी नहीं समझ आ रहे होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। और जी हाँ, आप ही इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में ना भी लिखे तो आपके दिमाग में इसका आंसर जरूर से जरूर आ जाएगा, इसको पढ़ते ही समझते ही, जैसे ही हम आपको इसको समझाते हैं। शुरू करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजंस फॉर द कमीशनिंग ऑफ चरोनिकल्स बाय द मुगल्स। तो मुगल्स के बारे में हिस्ट्री में बहुत कुछ लिखा है। मुगल्स के बारे में तो सब लोग ही जानते हैं। तो इसके हम तीनों ऑप्शंस जो है वो पढ़ लेते हैं। तीन जो है वो पॉइंट्स लिखे गए हैं, फिर कुछ कोड्स है हमारे ऑप्शंस में जो लिखे गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है, टू कन्वे टू दोज हु रिस्ट्रिक्टेड द रूल्स ऑफ मुगल्स दैट ऑल रेजिस्टेंस वाज destined to fail। और इसका सेकंड जो पॉइंट है वो है, टू ग्लोरीफाई द मुगल रूल्स। एंड इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है, टू इंश्योर द, देखिए इसके 4 पॉइंट्स है, मैंने थर्ड ही तक लिखे हैं। ये इसका थर्ड पॉइंट है एंड ये इसका 4 पॉइंट है। तो आप देखिए, टू इंश्योर दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर posterity and to project and enlightened vision of the kingdom। तो देखिए, और इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है वो है 1 2 एंड 3 ओनली। ऑप्शन नंबर बी है वो है 2 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन नंबर सी इज 1 3 4 ओनली एंड ऑप्शन डी इज 1 2 3 एंड 4। तो हम अब ये क्वेश्चन आपको समझा देते हैं हिंदी भाषा में, क्योंकि मे बी आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से समझ ना आ रही हो। तो हम आपको बता देते हैं इसके कुछ क्रिटिकल वर्ड्स के मीनिंग आपको समझा देते हैं। ये क्वेश्चन सेंस क्या बैठ रही है ये आपको बता देते हैं, और फिर आप हमें जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द रीजन फॉर द कमीशनिंग ऑफ क्रॉनिकल्स बाय द मुगल्स। तो क्रॉनिकल्स का मतलब होता है लिखा पढ़ी, जो कि उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके जो कि उनकी जो रियासत थी उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने करी, जो जो चीज़ें वो करते थे, उसको सब एक जगह लिखना, जिससे कि फ्यूचर में भी वो उनके एग्जिस्टेंस लोग भूल ना पाए। इसको बोलते हैं क्रॉनिकल्स। तो आप, कमीशनिंग ऑफ क्रॉनिकल्स बाय द मुगल्स, तो मुगल ने ऐसा क्यों किया होगा, क्या रीजन था मुगल का अपने इतिहास को, अपने आप को बचाने का, पन्नों में छपाने का। तो आप देखिए, टू कन्वे टू दोज हु restricted the rules of Mughals that all resistance was destined to fail। देखिए, पहला जो हमने पढ़ा है इंग्लिश में, हम उसकी हिंदी समझा देते हैं। हिंदी में ये कहना चाहता है, टू कन्वे टू दोज, हम उनको वो बताना चाहते थे, मतलब मुगल्स ऐसा करना चाहते थे, हु रिस्ट्रिक्टेड द रूल्स ऑफ द मुगल्स, जो मुगल्स का रूल्स रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, मतलब मुगल्स का रूल नहीं आना देना चाह रहा था, जो मुगल्स को शासन में नहीं बैठाना चाहता था, उनके उनकी रेजिस्टेंस, मतलब उन्होंने जो बगावत करी,
उनकी सल्तनत में जो भी बगावतें होती थी उनको, उन सारी बगावतों को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात वो हमें बताना चाहते थे। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है टू ग्लोरीफाई द मुगल रूल्स। मुगल के रूल्स को ग्लोरीफाई करना, हर किसी को मुगल के रूल के बारे में बताना भी ये भी हो सकता है। देखिए पहला पॉइंट भी मुझे पढ़ के लग रहा है हो सकता है, दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है टू इंश्योर दैट, ये बात की पुष्टि करना, दैट देयर वाज एन अकाउंट ऑफ देयर रूल फॉर posterity, to ensure that there was an account of rule for posterity। तो अगर आपको posterity का मतलब नहीं पता है, पोस्टरिटी मतलब आपको नहीं पता है, तो हम आपको बता देते हैं। हम आपको ये पॉइंट पहले भी समझा चुके हैं, बट इसकी इंग्लिश थोड़ी अगर आपको नहीं समझ आ रही होगी तो हम आपको बता देते हैं। इसका मतलब होता है द फ्यूचर, द पर्सन हु लिव विल बी alive then in future, मतलब कि फ्यूचर में। to ensure that there was an account of their rule for future, मतलब फ्यूचर में इतिहास को पढ़ा जा सके, इतिहास के पन्नों को समेट के रखा है इन लोगों ने क्रॉनिकल्स की हेल्प से। अब देखो, टू प्रोजेक्ट एन इनलाइटेड विजन ऑफ द किंगडम, एक इनलाइटेड विजन ऑफ द किंगडम की उस किंगडम के जो किंग था उसने कैसे शासन किया, कैसे उसने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया। तो आपको हमने चारों ऑप्शन समझाए हैं, आप इसका आंसर बताएं। आपको इसका आंसर क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से मुझे इसका आंसर डी लग रहा है। तो अभी हम इसको आपको इंग्लिश में समझा देते हैं और आपको फिर से बता देते हैं। द क्रॉनिकल्स आर द इम्पोर्टेंट सोर्स टू स्टडी द मुगल एम्पायर। मुगल को एम्पायर, मुगल के एम्पायर को पढ़ने का क्रॉनिकल एक बहुत ही बेहतरीन सोर्स था। और उनके कोर्ट्स को, उनके शासन को, उनके शासन में लगने वाली उनकी पॉलिसीज को, ये सभी चीजें इसमें मेंशन है। So, to project a vision of an enlightened kingdom to all those who come under its umbrella, and to convey to those who restricted the rule of Mughal that all restrictions were destined to fail, to ensure that there was an amount of the rule of posterity, and these chronicles were forged on events centered of the ruler, his family, the court, the noble, wars and administrative arrangements। तो ये जो क्रॉनिकल थे, इन क्रॉनिकल में एक्चुअली में क्या लिखा जाता है? वर फोकस्ड ऑन इवेंट सेंटर्ड ऑन द रूल, उनकी फैमिली की, उनकी रूल की, उन्होंने क्या शासन किया, उनकी फैमिली में कौन कौन था, किसको किस समय कौन सी पोजीशन मिली, और इसके साथ साथ उनके कोर्ट्स में क्या क्या, उनके कोर्ट्स में क्या जजमेंट हुई गई, क्या डिसीजंस लिए गए, कितनी वॉर हुई, किसने किसके साथ वॉर करी, नोबल राइस या फिर नोबल्स के बारे में, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अरेंजमेंट्स के बारे में भी इधर इसी चीज से हमें पता लगा। तो देखिए, आपको ये चीज जो पढ़ के वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में पूछना चाहती हूँ। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी, जो मैं आपको अभी क्वेश्चन पूछूंगी। अगर आपको इसका आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। देखिए, हु एस्टैब्लिश्ड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन AEC ऑफ इंडिया इन 1948। तो AEC की फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ये इंडिया में था इन 1948। तो ये किसने स्टैब्लिश किया था? इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है वो है PK लैंगर ने, दूसरा है MR श्रीनिवासन ने, तीसरा है विक्रम साराभाई, एंड फोर्थ ऑप्शन इज होमी भाभा। तो देखिए गाइस, काफी अलग, काफी डिफरेंट नेम हुआ करते थे पहले। तो इन्हीं नेम्स को अगर हम देखें अभी तो हमें थोड़े अजीब लगते हैं, बट
ये वही चीज है, ये वही नेम्स है जो कि इतिहास है, ये हमारा, हम इसे नहीं बदल सकते हैं। तो देखिए, the Indian Atomic Energy Commission AEC was formed in the Department of Atomic Energy in accordance with the government रेवोल्यूशन डेटेड 1 मार्च 1958 में ये अकेडमी, ये जो है ये बनाई गई थी, ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था। और ये किसने किया था, क्या किया था, बट उनको क्या बोला जाता है हम आपको ये बता देते हैं, इससे तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया जो थे, उन्हीं ने ये किया था। और इनको पद्म भूषण अवार्ड 1954 में मिला था। एंड आदम अदम्स प्राइज इन्हें मिला था 1942 में। तो देखिए गाइस, आंसर क्या है, नेम क्या है, चारों ऑप्शन में से आंसर क्या है ये आप हमें बताएंगे। पर हमने आपको एईसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया जो कि 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी, उसके बारे में हम आपको बता दिया है। और ये किसने एस्टैब्लिश करी थी, ये बात आप हमें बताएं। और इसमें 1 मार्च 1948 को ये हुआ था। और ये चीज क्या हुआ था और इसमें किसने किया था, ये नाम आप बताएंगे हमें। बट हम आपको इसमें काफी हिंट्स दे चुके हैं कि सबसे बड़ा हिंट हमने आपको दिया है, जो बंदे थे वो नॉन होते थे एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन इंडिया। और उनको पद्म भूषण और आदम्स प्राइज भी मिला था। पद्म भूषण उन्हें 1954 में मिला था और उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1948 में। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। कीप लर्निंग गाइस, कीप लर्निंग विद अस, लर्न विद मी। इट्स डे ड्रीमर, क्योंकि ये चैनल डे ड्रीमर है, यहाँ सपने पूरे होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ सपने पूरे होते हैं, आप सभी के सपने जो आप सब देखते हैं, जो आप सभी के आपको ऑफिसर रैंक पे पहुंचाने के लिए आपके पेरेंट्स जो आपके लिए सपने देखते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए हम आ चुके हैं डे ड्रीमर के साथ। दिन में सपने देखेंगे, दिन में ही उसे मेहनत करेंगे और दिन में ही उसे पूरा करेंगे, इसीलिए इस चैनल का नाम डे ड्रीमर है। देखेंगे सपने साथ और उन्हें साकार भी करेंगे, बन के दिखाएंगे ऑफिसर, और सबका अपने परिवार का, अपना सबका नाम रोशन कर देंगे। और देखिए गाइस, इस चैनल में यहाँ हमने जैसे मेंशन किया है, स्टडी, माइंडसेट, करियर, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको नई नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। और अभी तो ये सिर्फ बात है हमारे चैनल डे ड्रीमर में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए, क्योंकि आपका साथ जरूरी है। और आपके साथ और हमारे इस विश्वास से कि आप भी अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, आप भी कामयाबी की पहली सीढ़ी जो है वो चढ़ चुके हैं, आप चढ़ चुके हैं पहली सीढ़ी, क्योंकि आपने हमारी ये वीडियो देख ली है। इस वीडियो में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे बेस है, जो कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं, आप वो कर चुके हैं, आप पहली सीढ़ी तो चढ़ चुके हैं। तो मुबारक रखिए। और हमारे जो कि डे ड्रीमर है उसमें आपका स्वागत है। अभी तो ये शुरुआत है और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी इसी डे ड्रीमर व्लॉग्स पर। तो देखिए गाइस, वीडियो को आप आखिरी तक बने रहिए। आप हमारा आप आभार है, हम आभार प्रकट करते हैं आपका कि आप लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को। इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और कंटेंट बनाने का। तो सपोर्ट कीजिए आप ही के चैनल डे ड्रीमर को गाइस। तो गाइस, आप हमें हमारे व्लॉग्स को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, हमारे डे ड्रीमर के सेशन को आप कहाँ से देख रहे थे, ये बात आप हमें ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप आखिर तक बने हुए हैं हमारे वीडियो में तो हम आपको उसका आंसर भी दे देते हैं। होमी
भाभा, जिसका नाम हमें सबसे अजीब लग रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, होमी भाभा established the Atomic Energy Commission AEC of India in 1948. The Indian Atomic Energy Commission AEC was formed in the Department of Atomic Energy in accordance with a government resolution dated 1st March 1958. Homi Bhabha was the first chairman of the Atomic Energy Commission of India. He was the first chairman of Atomic Energy Commission of India. He was known as the father of nuclear physics in India. That's Homi Bhabha was awarded as the Padma Bhushan in 1954 and Adams Prize in 1952. तो देखिए गाइस, साथ पढ़ेंगे साथ जीतेंगे साथ ही कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ सपने पूरे होते हैं। सपने साकार करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं तो डे ड्रीमर को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।